को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं से होम साइंस का पाठ है आहार परिवर्तन, गर्भ अवस्था एवं स्तनपान अवस्था। तो सबसे पहले हम इसमें जानना चाहेंगे कि आहार परिवर्तन, जैसे कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि आहार परिवर्तन जो है उम्र के हिसाब से वो बदलते रहते हैं, अवस्था के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो गर्भ अवस्था वो होती है जब जो बच्चा है माँ के गर्भ में वो पल रहा होता है, तो उसके पलने की जो अवस्था है वो भी परिवर्तन होती रहती है। पहले महीना, दूसरा, तीसरा, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता रहता है। जब गर्भ में माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसको गर्भावस्था बोला जाता है। और बच्चे की माँ की जो खाने पीने की अक्षमता होती है, भूख होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसने जो खाना पीना है वो उसके बच्चे को भी लगना है। अगर माँ पौष्टिक आहार ले रही है तो उनका बच्चा भी हस्त स्वस्थ होगा। अगर माँ कोई गर्म वस्तुएं खा रही है या कुछ ज़्यादा चटपटा खा रही है तो उससे बच्चे को भी परेशानी होती है। तो गर्भ अवस्था की जो अवस्थाएं हैं, बच्चा पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक अवस्थाएं वो बदलता रहता है। जो बच्चे की सही समय माना गया है कि 9 महीना बच्चा अगर गर्भ अवस्था में रहता तो बिल्कुल वो स्वस्थ होता है। तो इसमें उसके विकास की अवस्था भी दिखाई गई है। और इसके बाद है स्तनपान। जो माँ द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाया जाता है उस प्रक्रिया को स्तनपान बोला जाता है। और माँ के दूध के अंदर बहुत ज़्यादा सभी जितने भी बच्चे की आवश्यकताएं होती हैं आहार की, वो सभी आवश्यकताएं उसकी पूरी होती हैं। और माँ का दूध पीने के बाद बच्चा संतुष्टि महसूस करता है। और ये ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, बल्कि वातावरण के अनुसार होता है। और बच्चे को कभी भी इसका नुकसान नहीं पहुंचता। बच्चे का शारीरिक विकास भी इससे अच्छा होता है। तो इसमें हम कर रहे हैं कि गर्भवती स्त्री के लिए आहार आयोजन और स्तनपान अवस्था में आहार आयोजन। परिवार में यदि कोई छोटा बालक अथवा बीमार व्यक्ति हो तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा थोड़ा भोजन उसके लिए किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए बिना नमक की दाल निकाल लेने से वह भी उपयुक्त हो सकता है। भोजन की मात्रा में परिवर्तन करके वसा, कार्बोज, प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन करके भोजन को परिवार को सभी सदस्यों की आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है, जो कि ये चीज़ हम पिछले अध्याय में भी कर चुके हैं। लेकिन आज हम करें गर्भवती स्त्री के लिए आहार आयोजन। प्रत्येक माँ चाहती है कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, और इसके लिए आवश्यक है कि माँ का स्वास्थ्य भी स्वस्थ हो। माँ उचित भोजन लेगी तो बच्चा भी उसका जो है बिल्कुल स्वस्थ होगा। अनुचित पोषण से ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वो जन्म से पहले ही जन्म ले लेते हैं। जैसे बच्चा 7वें या 8वें महीने में हो जाता है तो उसको सतमासा या अठमासा बोला जाता है, जिससे कि बच्चे का शरीर कमज़ोर हो जाता है और सही प्रकार से उसका गठन नहीं हो पाता। गर्भाशय, गर्भनाल, सतनों आदि का विकास होता है इसमें। और पाचन संस्थान को भी महत्वपूर्ण परिवर्तन मिलता है इसमें। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। सामान्य स्त्री की पौष्टिक आवश्यकताएं। एक उचित आहार लेने वाली सामान्य स्त्री जिसके शरीर में पोषक तत्वों का पर्याप्त भंडार है, अपेक्षाकृत सहज गर्भ अवस्था से गुजर सकती है। सामान्य स्त्री का उचित भोजन आयु और श्रम पर निर्भर करता है, जैसा कि अध्याय 9 में भी बताया जा चुका है, जबकि आज हम अध्याय 10 कर रहे हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास एवं वृद्धि के लिए, गर्भ में भ्रूण यानी कि जो बच्चा है उसको भ्रूण बोला जाता है, तेज़ी से वृद्धि और विकास होता है। भ्रूण अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों को माँ के शरीर से ही प्राप्त करता है। तो माँ का आहार उचित होगा तो बच्चे को भी उचित आहार मिलेगा। गर्भाशय, गर्भनाल, प्लेसेंटा और स्तन आदि के विकास के लिए भी जरूरी हो जाता है। सहयोगी मांसपेशियों का आकार बढ़ता है। दुग्ध निर्माण हेतु स्तनों का आकार बढ़ जाता है। शरीर में विभिन्न द्रव्यों की बढ़ोतरी होती है। गर्भावस्था भार में इनकी वृद्धि का कारण बढ़ता है, और यही कारण है कि शरीर में पोषण की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। प्रसव काल और स्तनपान काल के लिए पौष्टिक जो है तत्वों का संग्रह करना चाहिए। जैसे जैसे शरीर में वसा जमा होती है उसकी आवश्यकता स्तन्य काल में ऊर्जा प्रदान करती है। माँ को अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए। गर्भावस्था को 3 कालों में बांटा गया है। पहला त्रिमास है 0 से 3, दूसरा है 3 से 6, तीसरा है 6 से 9। और तीनों में त्रिमासी में वजन लगातार वृद्धि होती रहती है। देखा गया कि तीसरे त्रिमासा में ही अधिकतम में बच्चों में वृद्धि हो जाती है, और
पहले त्रैमास में क्या होता है कि बच्चा यानी कि भ्रूण जो बिल्कुल छोटा ही दिखाई देता है। गर्भावस्था के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक एक जो है टेबल बताया गया है यहाँ पर तालिका, इसे आप देख सकते हो बच्चों, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इसको। तो इसमें भी जो ज़रूरत है गर्भवती महिला की ऊर्जा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है भ्रूण की वृद्धि को बनाए रखने के लिए, माँ के शरीर में वसा को संचित करने के लिए और चयापचयी दर के लिए। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए उसको इस अवस्था में, सामान्य से 15 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए, यानी कि जो उसको अपनी उम्र के हिसाब से चाहिए प्लस में 15 ग्राम प्रतिदिन ये उसको एक्स्ट्रा चाहिए। लोहा, इसमें 50% मात्रा बढ़ जाती है किंतु होमोग्लोबिन की सांद्रता कम हो जाती है, तो इसके लिए अतिरिक्त लोहा भ्रूण के यकृत को संग्रहित करता है जो कि उसके जन्म में 3 से 6 माह तक लोहा प्रदान करता है। लोहे की कमी पर रक्तहीनता हो जाती है और माता शिशु दोनों इससे प्रभावित होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए होती है उनको, परंतु फिर भी कैल्शियम की प्रस्तावित मात्रा 1000 मिलीग्राम दी गई है। गर्भवती स्त्री को आहार में इसकी अवश्य देना चाहिए जिससे माता की हड्डियाँ व दांत जो हैं कमज़ोर नहीं होते और बच्चे के भी नहीं कमज़ोर होंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो दोनों के कमज़ोर पड़ जाएंगे। आयोडीन और नमक, ताकि बच्चे को घेंगा ना हो। थायराइड जैसी बीमारी ये तो खैर बाद में होती हैं। जिंक की आवश्यकता वृद्धि और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता भ्रूण की शारीरिक मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए होती है और नवजात शिशु को मानसिक रूप से अपंग या शारीरिक रूप से दुर्बल भी हो सकता है अगर वहाँ पर प्रोटीन आयोडीन की कमी रह जाए। तो विटामिन सभी प्रकार के जरूरी हैं। गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल की मात्रा बढ़ाकर 400 माइक्रोग्राम कर देनी चाहिए। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशेषों का सहायक है, उनकी बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। विटामिन ए की आवश्यकता में गर्भावस्था में बढ़ जाती है क्योंकि जब भावी शिशु की शारीरिक वृद्धि और त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली की आवश्यक होती है। उसके लिए आहार योजन उनका कैसा होना चाहिए, वह किस आयु वर्ग से संबंध रखती है, किस श्रम श्रेणी से है, किस आयु की है। सामान्यतः गर्भवती जो स्त्री का आहार पौष्टिक पर्याप्त होना चाहिए, जिसके लिए मिश्रित आहार पांचों वर्ग में से किसी न किसी एक वर्ग को जरूर सम्मिलित करना चाहिए। उनके आहार में अनाज, दाल, दूध से बनी वस्तुएं, पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल भी हो सकते हैं। गर्भावस्था में बढ़ रहे भ्रूण आमाशय पर दबाव डालता है और अगर उसकी पाचन शक्ति सही होगी तो ये प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य ध्यान देने योग्य बातें इसमें क्या कि गर्भावस्था के दौरान सुबह के समय होने वाली परेशानी जैसे जी मचलना, उल्टी, चक्कर आना को दूर करने के लिए सुबह चाय के साथ कार्बोयुक्त पदार्थ के बिस्कुट, रस वगैरह ले लेने चाहिए। जलन और भारीपन की शिकायत गर्भावस्था में हो जाती है तो बचने के लिए वसायुक्त पदार्थ लेने चाहिए और मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कब्ज को रोकने के लिए अधिक रेशेदार पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, साबुत दालें, अनाज हो सकते हैं, चोकर आटा हो सकता है, इनको सम्मिलित करना चाहिए। माँ को व्रत उपवास नहीं रखने चाहिए क्योंकि इससे शिशु को हानि पहुँचती है। गर्भवती स्त्री को अधिक तेज सुगंध वाले तीखे मसालेदार पदार्थ नहीं लेने चाहिए, ना ही कभी बासी भोजन का प्रयोग करना चाहिए। नींबू पानी, लस्सी, नारियल आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए, इससे कब्ज की भी शिकायत नहीं होती। आगे की स्तनपान अवस्था में आहार योजन, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे स्तनपान बोला जाता है। तो स्तन्य काल गर्भावस्था के वह समय है जब स्त्री शिशु का अपने दूध से लालन पालन करती है, उसका पोषण करती है, सभी आवश्यकताएं पूरी करती है। माँ का दूध पीने वाला शिशु का स्वास्थ्य माँ के स्वास्थ्य पर आश्रित हो जाता है। अगर माँ कुछ ठंडा गर्म खा लेती है और बच्चा दूध पीता है तो इसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर साफ देखने को मिलता है। सामान्यतः स्तनपान कराने वाली स्त्री के शरीर में पहले महीने प्रतिदिन 500 मिलीलीटर दूध बनता है। 5वें महीने तक यह मात्रा बढ़कर 1 लीटर प्रतिदिन हो जाती है। एक भली भांति पोषित स्तनपान कराने वाली माँ के एक दिन में औसतन 800 से 850 मिलीलीटर दूध हो जाता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जा सकती हैं, उनके शरीर के अनुसार, उनके काम के अनुसार, उनके खान पीन के अनुसार इसमें विभिन्नताएं भी आती हैं। पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा है इसमें ICMR ने जो बताई है कि 0 से 6 महीने और 6 से 12 महीने इसको बांटा है कि पहले 6 महीने सबसे अधिक दूध बनता है और बाद में मात्रा कम होने लगती है और वैसे ही साथ ही पोषक तत्वों की आवश्यकता भी कम हो जाती है, जैसा कि तालिका में भी बताया गया है।
इसमें प्रस्तावित तालिका भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। दूध की मात्रा कम होगी तो जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसके लिए भी उनको चाहिए कि ऊर्जा पहले 6 महीनों में 550 अतिरिक्त किलो कैलोरी के बाद और 6 महीने के बाद 400 अतिरिक्त किलो कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। दाल, अनाज, दूध, गिरीदार फल प्राप्त हो सकती है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। जब स्तनपान सर्वाधिक हो रहा है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। दालें, मूंगफली, अंडा, मछली, मांस, मिश्रित अनाज भी लिया जा सकता है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी इससे कुछ मात्रा मिलनी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए, और बच्चे के विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। इससे अस्थियों और दांतों से को मजबूत बनाया जा सकता है। लोहा, दूध लोहे का अच्छा स्रोत नहीं है। लोहा अधिक देने से भी अतिरिक्त लोहा नहीं मिलता, परंतु माता के अपने स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में लोहा आवश्यक होता है। इसकी पूर्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे और चोकर खाना चाहिए। इससे भी बच्चों लोहा मिलता है। लोहे का मतलब ये नहीं है कि घर में कोई सरिया है हम उसको मुंह में डाल लें या लोहे की कोई चीज़ पड़ी है उसको खाना शुरू कर दें, बल्कि हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, चोकर सहित आटा, इनसे लोहा हमें प्राप्त करना है। विटामिनों की मात्रा माँ को ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। A, B, C, D, E और K और बी के 10 पार्ट होते हैं। बी के 10 पार्ट हैं, A, B, C, D, E, सॉरी जो B1, B2, B3 से लेकर B10, B9, B12, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। आहार ओजन कैसा होना चाहिए उसके लिए? आहार ओजन, उसके आहार में गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा मुख्य अनाज होने चाहिए। दालों को स्वीकार करना चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थ, गिरीदार फल हो सकते हैं, मूंगफली, नारियल, तिल और हरी पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं। संतरा, नींबू, अमरूद, अनानास, आम, पपीता हो सकता है। स्तनपान कराने वाली स्त्री को प्रतिदिन कम से कम 500 मिलीलीटर दूध पीना चाहिए और उस दिन खाए जाने वाले भोजन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। आमतौर पर 6-7 आहार उसे देने चाहिए। आहार का तरीका वैसा होना चाहिए जैसा कि गर्भावस्था के समय में होता है। स्तन्य काल में ध्यान रखने योग्य बातें, शराब, नशीली दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ को दूध से स्रावित होकर बच्चे को नुकसान पहुंचता है। यदि कोई माँ को दवाई लेनी पड़नी है तो वो डॉक्टर की सलाह से ले। जल और जल से बने पदार्थों की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि शिशु को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। सुचारू रूप से स्तनपान करने के लिए माँ को पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, तनावग्रस्त रहना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिला यदि गंभीर बीमारियों से युक्त है तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जब माता शिशु को दूध पिलाना बंद कर दे और साथ ही भोजन की मात्रा में भी उसे कमी कर देनी चाहिए ताकि उसके शरीर की जो है भार वो ना बढ़े और वो अपने आप को भी स्वस्थ रख पाए। धन्यवाद।